नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे क्या कुछ आपके लिए खास है। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो टैरिफ ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। रशिया ने राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के पीएम मोदी की तारीफ की है और भारत के पीएम को अपना अच्छा दोस्त बताया है। भारत और रशिया के रिश्तों को लेकर पुतिन ने जो बात की है और क्या उसके मायने हैं, ये भी आपको बताएंगे। इस वक्त सीधे तौर पर इंडिया और रशिया एक साथ मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसका इंडिया पर कितना असर पड़ रहा है, लेकिन पुतिन भारत के इस घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो ट्रंप को परेशान जरूर कर सकता है। इंडिया और रशिया में क्या है ट्रेड, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ट्रेड डेफिसिट क्या है और उस ट्रेड डेफिसिट के लिए भारत के साथ साथ रशिया का क्या प्लान है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि पुतिन के साथ पीएम मोदी की दोस्ती कितनी गहरी है और वो कैसी है। पुतिन का भारत के लिए क्या प्लान है, कैसे पुतिन भारत के घाटे को मुनाफे में बदलने वाले और कब पुतिन भारत पहुंचेंगे। इसके बाद बात जापान की करेंगे, जहां की राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित है। जापान में चुनाव है, ऐसे में जापान का अगला पीएम कौन होगा, इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। कौन है जापान की आयरन लेडी जिस पर इस वक्त दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। जापान इतिहास रचने के बेहद करीब है। शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद अब जापान को युवा प्रधानमंत्री मिलने वाली है। इसी के साथ आपको बताएंगे जापान की पॉलिटिक्स के इतिहास के बारे में। आखिर कैसे जापान इतना ताकतवर देश बना है। इतने भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, इतनी आपदाएं आती हैं, उसके बाद भी जापान ने खुद को कैसे संवारा है, कैसे संभाला है और कैसे बनाया है। जापान की खूबसूरती के बारे में आपको बताएंगे, वहां के कल्चर, फूड एंड फिएस्टा के बारे में आपको बताएंगे। जापान की इकोनॉमिक्स क्या कहती है और क्यों पिछले 5 साल में अब तक जापान में 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसकी भी डिटेल्स आपको देंगे। इसके बाद आज वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस में आग भड़क रही है। फ्रांस इस वक्त गुस्से में है, लोग सड़कों पर उतरे हुए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कौन सी नीतियां हैं जिसके खिलाफ फ्रांस की आम जनता नाराज है और विरोध इतना बढ़ गया है कि आईफिल टावर तक को बंद करना पड़ा है। फ्रांस के बजट और डेट के बारे में समझेंगे। साथ ही सरकार की उन पॉलिसीज पर बात करेंगे जिसका खिलाफ इस वक्त फ्रांस की जनता सड़कों पर उतर आई है। फ्रांस की जनता में गुस्सा है। क्या फ्रांस की सरकार भी शटडाउन होगी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार का हाल हुआ है। और उसके बाद बात करेंगे आज जर्मनी की, जहां ड्रोन की दहशत है। जर्मनी में एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन दिखाई दिया है। इसके बाद म्यूनिक एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, लोग परेशान हैं। जर्मनी के आसमान में दिखे ड्रोन की साजिश है या कोई मजाक था, क्या रियलिटी है, कैसे 17 के 17 ड्रोन जर्मनी के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट में दहशत की वजह बने हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जर्मनी में दिखे ड्रोन को क्या रशिया ड्रोन कहा जा रहा है, ये तमाम बड़ी खबरें आज वर्ल्ड नाउ में मेरे साथ आप देखेंगे। शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ, जो इंडिया और रशिया के रिलेशन को लेकर है। पीएम मोदी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती है। दरअसल रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से पीएम मोदी की लीडरशिप को सराहा है और भारत को अपना जिगरी दोस्त बनाया है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को क्लियर मैसेज दिया है और ये मैसेज देते हुए कहा है कि भारत कभी भी किसी दबाव के आगे झुकेगा नहीं, भारत ह्यूमिलिएट नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि मैं पीएम को जानता हूं, वो अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। भारतीय लोग किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया विल नॉट ह्यूमिलिएट इटसेल्फ, ये स्टेटमेंट है पुतिन का। पुतिन का ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ पर एक बहुत बड़ा निशाना और जवाब माना जा रहा है। ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने पर हमारे देश पर 25% और टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद इंडिया पर कुल मिलाकर 50% का टैरिफ है। हालांकि भारत की ओर से यह कई बार साफ किया गया है कि अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए रशिया से तेल खरीदना भारत जारी रखेगा। पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि भारत ने अमेरिका के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया है। यह दिल्ली की स्वतंत्र नीति को दिखाता है।
पुतिन ने भारत के लोगों की तारीफ की है और कहा है कि भारत के लोग हमारे संबंधों को कभी नहीं भूलेंगे। लगभग 15 साल पहले हमने एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी जो आज तक कायम है। इसी के साथ आपको बता दें कि पुतिन ने ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ को इकोनॉमिक कैलकुलेशन बताया है और यह साफ कहा है कि क्या भारत हमारे ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी सेक्टर को छोड़ देगा। अगर ऐसा होता है तो किसे नुकसान होगा, ये अनुमान अलग अलग लगाया जा रहा है। कुछ का ये कहना है कि इसका नुकसान करीब करीब 9 से 10 अरब डॉलर का हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं मानता है या वो मना नहीं करता है और बैन लगाए जाएंगे तो नुकसान उतना ही होगा। इसका घरेलू राजनीतिक कीमत भी इसको चुकानी पड़ेगी। पुतिन की बात की जाए तो टैरिफ और बिना टैरिफ के रशिया के साथ ट्रेड न करने पर नुकसान भारत का बिल्कुल होगा। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए जब पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होती है, कैसे गर्मजोशी के साथ दोनों नेता एक दूसरे से मिलते हैं। ये चाइना की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एससीओ समिट की तस्वीर है जो सितंबर की स्टार्टिंग में हुआ था। पूरा फुल फ्लेजेड शो किया था हमने, एससीओ के मायने आपको दिखाए थे और उस एससीओ के मायने के साथ साथ हमने ये भी दिखाया था कि जब पुतिन और पीएम मोदी मिलते हैं तो क्या गर्मजोशी के साथ दोनों नेता एक दूसरे से बात करते हैं, गले लगते हैं। ये एससीओ समिट की तस्वीरें हैं जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं और इसी समिट में हमने देखा था दोनों हाथ में हाथ डाले मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। एक गाड़ी की भी तस्वीर वायरल हुई थी, यही वो गाड़ी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं जो काफी वायरल हुई थी। दोनों एक साथ इसी गाड़ी में गए थे। इसके अलावा जब जब ये दोनों नेता मिलते हैं, इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है उसको और मजबूती मिलती है। इनकी दोस्ती देखिए, ये वो दोस्ती है जिसे ट्रंप तेल व्यापार की आड़ में तोड़ना चाहते हैं। सुपर पावर होने का दबदबा दिखाते हैं, लेकिन इंडिया और रशिया की अटूट दोस्ती के आगे ट्रंप इस वक्त बेबस नजर आ रहे हैं। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन इस साल भारत दौरे पर आएंगे। आने वाले दिसंबर में ग्लोबल पॉलिटिक्स वाली गर्मी बढ़ने वाली है। खुद पुतिन ने सबके सामने ये कंफर्म किया है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के साथ एनुअल समिट के लिए दिसंबर में इंडिया आएंगे। अब इस अहम बैठक की तैयारियां जोर शोर से हो रही है और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि एनर्जी, डिफेंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी के नए चैप्टर की शुरुआत होगी। कई ऐसे नए समझौते हैं जो आज इस साल के दिसंबर में हो सकते हैं। रशिया के राष्ट्रपति ने आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली का दौरा किया था। भारत और रशिया के बीच हर साल एनुअल समिट का आयोजन होता है और इसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के राष्ट्रपति कई अहम बिंदुओं पर बातचीत करते हैं, कई पहलुओं की समीक्षा भी करते हैं। अब तक भारत और रशिया में बारी बारी 22 एनुअल समिट्स और कम्युनिकेशन हो चुकी है। पिछले साल आपको याद होगा जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एनुअल समिट के लिए मॉस्को गए थे। हालांकि पुतिन की भारत यात्राओं पर इतिहास काफी लंबा रहा है। उनकी पहली यात्रा दिसंबर 2002 में हुई थी, जिस वक्त पुतिन ने भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। कितना पुराना ये इतिहास है और ये तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन। ये इंडिया का इतिहास है, ये हमारे देश भारत का इतिहास है और ये हमारे देश भारत की बायलैटरल टाइज बाकी मुल्कों के साथ दिखाता है। रशिया के रिश्ते कब से आज तक ऐसे के ऐसे ही मेंटेन्ड है। ये वो कहानी है जो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इंडिया अपने रिलेशन कंट्रीज के साथ कैसे रखता है। टैरिफ के बाद इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों देशों ने व्यापार को बंद नहीं किया है। पुतिन ने टैरिफ से घाटे का तोड़ भी निकाला है। पुतिन का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ से भारत को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई रशिया के क्रूड ऑयल से होगी। व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए पुतिन ने कहा है कि रशिया भारत से अधिक कृषि उत्पाद और मेडिसिन खरीदेगा, यानी कि एग्रीकल्चर और मेडिसिन के डिपार्टमेंट में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो रशिया को बढ़ेगा। भारत से ज्यादा कृषि उत्पाद खरीदे जा सकते हैं। दवाओं और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में अहम कदम उठाए जा सकते हैं। अगर रशिया व्यापार का घाटा कम करता है तो अमेरिका टैरिफ के असर को कम किया जा सकता है, जो इस वक्त हकीकत ये है जो इस वक्त इंडिया के एक्सपोर्टर्स पर लग रहा है।
पुतिन ने यह भी साफ कहा है कि अमेरिका भारत जैसे साझेदार पर रशिया से इंपोर्ट कम करने का दबाव भी डाल रहा है, जबकि खुद अमेरिका मॉस्को से रणनीतिक संसाधन लेता रहता है। पुतिन ने यह भी बताया है कि अमेरिका अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरत के लिए रशिया पर डिपेंडेंट है। वहां के न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका यूरेनियम रशिया से ही खरीदता है। ऐसे में सवाल उठता है, और सवाल उठना लाजमी है, कि जब खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया से व्यापार कर सकता है तो आखिर भारत को टैरिफ लगाकर क्यों रोका जा रहा है। पुतिन ने यह भी कहा है कि यह दबाव भारत जैसे देश को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि रशिया ने एक न्यू मार्केट खोजी है और नए मार्केट को खोजने में रशिया सक्षम रहा है। इंडिया और रशिया के बीच अगर ट्रेड की बात की जाए तो भारत और रशिया लंबे समय से एक दूसरे के अच्छे पार्टनर्स रहे हैं। जब से भारत ने रशिया से ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया है, तब से दोनों के बीच में रिश्ते और ज्यादा बढ़ गए हैं। ये दोनों देश एक दूसरे से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। आपको लेकर चलते हैं 2013 में। 2013 से लेकर अब तक की बात की जाए तो ट्रेड लगातार इंडिया और रशिया का बढ़ा है। 24-25 पिछले साल से लेकर अब तक की बात की जाए तो ये जो आंकड़ा है व्यापार का, वो 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। कोविड से पहले ये आंकड़ा 10.1 बिलियन डॉलर का था। आप सोचिए इन 4 सालों में ये कितना ज्यादा आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है, जो लगभग 5.8 टाइम्स ज्यादा है। इसमें भारत का एक्सपोर्ट 4.88 बिलियन डॉलर का रहा है और इंपोर्ट जो है वो 63.84 बिलियन डॉलर का रहा है। ये आंकड़े तो साफ बताते हैं कि हमारा रशिया से इंपोर्ट ज्यादा है और हम एक्सपोर्ट उस लेवल पर नहीं करते हैं। लेकिन इसको लेकर जो चिंता भारत में है, वही चिंता रशिया में भी देखने को मिल रही है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ बहुत ज्यादा है। पुतिन ने इसे इम्बैलेंस कहा है और कहा है कि इसे कम किए जाने की जरूरत है। पिछले एक डेकेड की बात कर ली जाए तो भारत के रशिया को भेजे गए एक्सपोर्ट पर नजर डालते हैं और इसमें कई सारे उतार और चढ़ाव जो हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेड बड़ा ही है। भारत को रशिया को एक्सपोर्ट की बात की जाए तो आपको ग्राफ दिखा रहे हैं कि 2013 से लेकर 2024 तक इंडिया ने रशिया को क्या एक्सपोर्ट, किस तादाद में एक्सपोर्ट किया है, वो इस ग्राफ के जरिए समझिएगा। बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट रहा है। जो 2013 में 2.4 बिलियन डॉलर्स का था वो 2024 में 4.84 बिलियन डॉलर का रहा है। यानी कि इस अगर ईयर को समझा जाए तो पिछले 10 से 11 सालों में जो ट्रेड रहा है इंडिया का रशिया के साथ, वो एग्जैक्ट डबल रहा है, अगर आप इस ग्राफ को समझ रहे तो। हालांकि ये ट्रेड फ्लक्चुएट होता रहा। 2.4 टू 2013-15 की बात की जाए 1.61 बिलियन डॉलर्स में ये रेट्स आपको बता रहे हैं। 21 में 3.33 बिलियन डॉलर का, 22 में 2.93, 23 में ये जो ट्रेड है उसने रफ्तार पकड़ी थी 4.06 बिलियन डॉलर और 2024 में ये 4.84 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो रहा है। इंडिया रशिया को इस मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारा जो इंपोर्ट है रशिया से वो बहुत ज्यादा है। जून 2025 में भारत ने रशिया को 316 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जबकि रशिया से 4.74 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया था। भारत और रशिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। अब आपको यह भी बताते हैं कि भारत रशिया के बीच किन किन चीजों का इंपोर्ट होता है और किन किन चीजों का एक्सपोर्ट होता है, ये समझिएगा। 2024 की बात की जाए तो 2024 में भारत से क्या कुछ सामान रशिया गए हैं, जिसमें मशीनरी है, न्यूक्लियर रिएक्टर है और बॉयलर भी है, जिसकी लागत 1.11 बिलियन डॉलर की है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें, जैसे कि हमने आपको बताया, मशीनरी है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, बॉयलर है, कीमत 1.11 बिलियन डॉलर की है। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है? मशीनरी, न्यूक्लियर, जैसा कि बताया, इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण, जिसकी कीमत 424 मिलियन डॉलर की है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो अब आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं, जिसकी कीमत 413 मिलियन डॉलर। इतना सामान भारत रशिया को भेजता है। कौन कौन से सामान हैं, किन किन सेक्टर्स के हैं, ये आप देख रहे हैं। एक्वेटिक प्रोडक्ट्स हैं,
$124 मिलियन के। कॉफी, टी और स्पाइसेस, जिसका भारत बहुत बड़ा मार्केट है, कॉफी, टी एंड स्पाइसेस $106 मिलियन के रशिया भेजे जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कीजिए, $79 मिलियन का सामान जो है वो भेजा जाता है। कृषि में अगर अनाज की बात की जाए, अनाज $71 मिलियन के अनाज जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं रशिया में। सब्जी, फल जैसे प्रोडक्ट्स भी भेजे जाते हैं, जिसकी कीमत मार्केट रेट के हिसाब से $43 मिलियन की है। वनस्पति तेल भी भेजा जाता है, फैट्स भी भेजे जाते हैं $39 मिलियन के। कपास $3.4 मिलियन। ये तो आपने देखा कि इंडिया रशिया को क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या सेक्टर्स में कितने पैसे दिए जाते हैं, कितने पैसे का सामान जो है वो हमारे देश भारत से रशिया में जाता है। अब आपको बताते हैं रशिया से भारत को कौन सी चीजें इंपोर्ट की जाती है। बड़ी मात्रा में भारत रशिया से तेल खरीदता है और इसी तेल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। 2025 की बात की जाए तो भारतीय इंपोर्ट का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जबकि चाइना सेकंड नंबर पे है जो रशिया से तेल खरीदता है। रशिया पहले भारत को मुश्किल से 1 लाख बैरल पर डे तेल देता था, लेकिन धीरे धीरे वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है और आज की डेट में आज भारत रशिया से डेली करीब 17 लाख बैरल तेल खरीदता है, जो इराक और सऊदी इन दोनों की सप्लाई को मिलाकर उससे भी ज्यादा है। हालांकि तेल के अलावा रशिया से भारत को और भी चीजें इंपोर्ट होती है। भारत ने 2024 और 25 में अपने कुल क्रूड ऑयल का लगभग 36% जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से लिया था। 2018 में ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 1.3% का था और इसीलिए अमेरिका जो है परेशान है, इसीलिए अमेरिका 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। अब आपको बताते हैं कि रशिया से भारत को क्या कुछ आता है। क्रूड ऑयल आता है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल इंडिया जो है वो रशिया से खरीदता है। ये तमाम सेक्टर्स की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जो सेक्टर रशिया से हमें मिलते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए सितंबर 2025 की तो 1.58 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट हुआ था। हर रोज 1.8 मिलियन बैरल तेल का इंपोर्ट होता है रशिया से। कुल अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो हम जो है रशिया से 38% तेल खरीदते हैं। अब कोल की बात करते हैं। कोल जो है जनवरी से लेकर जून 2025 तक इसी साल 4.3 मिलियन टन जो है हमने इंपोर्ट किया था, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 33% ज्यादा है। कोल इंपोर्ट में रशिया की हिस्सेदारी 7.5% है। फर्टिलाइजर भी हम लेते हैं। 25 के पहले अगर हाफ ईयरली की बात की जाए, 6 महीने की बात की जाए तो 25 लाख टन इंपोर्ट किया है हमने फर्टिलाइजर, जो कि साफ तौर पर अपने आप में ज्यादा मात्रा है। मेटल एंड मिनरल्स भी 2025 में 5 से 6 अरब अमेरिकन डॉलर्स। कृषि उत्पाद 2024 से लगभग 12% ज्यादा बढ़ा है। ज्वेलरी भी हम रशिया से लेते हैं। 2025 के पहले अगर 6 महीनों की बात की जाए तो $1.81 बिलियन, जिसमें 26% हिस्सेदारी जो है वो रशिया की है। केमिकल्स भी हम रशिया से लेते हैं। 14 लाख टन का इंपोर्ट रशिया से हुआ है। अगर हम रशिया की जीडीपी की बात करें तो जीडीपी 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। दुनिया में इकोनॉमिक्स में रशिया 11वें नंबर पर है। रशिया तेल और गैस का प्रमुख उत्पादक है, यानी कि एनर्जी सेक्टर में रशिया बहुत ऊपर है। रशिया की जीडीपी का 25 से 30% इस एनर्जी सेक्टर से ही आता है, जो कि नेशनल बजट का 40 से 45% का हिस्सा है। इंडिया, चाइना, टर्की, जापान, जर्मनी को रशिया तेल एक्सपोर्ट करता है। रशिया भारत को 2025 में प्रति लीटर तेल लगभग $69.74 की कीमत पर बेचता है, जबकि बाकी देश को ये तेल $74.37 पर बैरल की कीमत पर मिलता है। इसका मतलब साफ है कि भारत रशिया से तेल करीब $4.6 पर बैरल सस्ता खरीदता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो भारत को कितना महंगा या सस्ता तेल बेचते हैं। रशिया से आप देखिए इंपोर्ट का परसेंट, रशिया से हम 37% क्रूड ऑयल लेते हैं। रशिया के साथ साथ और भी देश हैं, अमेरिका से भी हम लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो रशिया का है। हमें $63 पर बैरल मिलता है।
अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका से हम 7% क्रूड ऑयल लेते हैं, कीमत 83 है, और रशिया से वो 63 है। और ये एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन है जिसका जिक्र पुतिन भी कर रहे हैं। और ईरान से भी हम 1% लेते हैं जिसकी कीमत 78, वो भी बहुत ज्यादा है। इराक से 21% हमारा जो क्रूड ऑयल है वो आता है, उसकी भी कीमत जो है वो 78 है। आप इसमें देखिए, जिसमें हम कीमत का जिक्र कर रहे हैं प्रति बैरल डॉलर, इसमें सबसे कम हमारे देश भारत को अगर सबसे कम तेल रशिया से मिलता है तो भारत रशिया से तेल खरीदेगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही है, लेकिन जो चार्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिसमें अमेरिका, ईरान और इराक भी है, ये सभी मिलकर भी रशिया जैसा प्राइस भारत को नहीं दे पा रहे हैं। इनके अलावा सऊदी अरब, वो भी 83 डॉलर में देता है, यूएई भी 78 में देता है, और नाइजीरिया भी जिसकी 4% की हिस्सेदारी है वो भी 83 में देता है। यानी कि इस स्टैट से एक बात तो साफ है कि भारत को सबसे सस्ता क्रूड ऑयल रशिया के साथ मिलता है। और अगर इसी पैरामीटर पर भारत रशिया के साथ व्यापार करता है तो अमेरिका को बुरा क्यों लगता है? ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत की कई कंपनीज ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना थोड़ा कम कर दिया है। भारत के तेल बाजार में एक मिली जुली तस्वीर देखने को मिली है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट रिफाइनरी रशिया के क्रूड ऑयल को लेकर अलग अलग पॉलिसी अपना रही हैं। सरकारी कंपनियों की बात की जाए तो सरकारी कंपनियों ने रशिया से तेल की खरीद में काफी गिरावट जो है वो हाल ही में दर्ज की गई है, जबकि अगर प्राइवेट रिफाइनरी की बात की जाए तो अभी भी इसे खरीदा जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट तेल रिफाइनरिंग कंपनी ने कितना तेल इंपोर्ट किया है रशिया से। अब आप ये ग्राफ्स देखिएगा, उसी ग्राफ्स के जरिए आप समझिएगा कि तेल कंपनी का रशिया से, कौन सी कंपनी रशिया से कितना तेल मंगवा रही है। आप ये देखिए, ये आपको बता रहे हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ये इन्होंने रशिया से 6.05 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल मंगवाया है। ये आप गवर्नमेंट कंपनी का स्टैट्स देख रहे हैं, जो कि अगस्त के कंपैरिजन में सितंबर में अगर देखा जाए तो वो 32% कम रहा है। ये रीसेंट की बात है। ये जो गिरावट आई है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, और जून के मुकाबले इसकी खरीद जो है वो 45% तक कम खरीदी गई है। अगर मंथली डेटा निकाला जाए तो मंथ दर मंथ जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनका रशिया से क्रूड ऑयल लेने में गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर में रशिया से क्रूड ऑयल का कुल आयात जो है वो 6% घटा है। अगर कंपेयर किए जाए पहले महीनों से, तो सितंबर का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट रिफाइनरीज का रशिया से क्रूड ऑयल लेने में 6% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। प्राइवेट कंपनीज का आयात 9.7 लाख बैरल पर डे है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी से थोड़ा ज्यादा है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अप्रैल से लेकर अगस्त तक प्राइवेट सेक्टर में ये जो स्टैट है वो बढ़ा है, और इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। आप देखिए 8% की बढ़ोतरी जो है वो अप्रैल से लेकर अगस्त तक में देखी गई है। कंपनियों ने 60% से ज्यादा तेल रशिया से खरीदा है। ये आंकड़ा बताता है अपने आप में कि कैसे जो स्टैट्स हैं वो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनीज के डिफरेंट है। प्राइवेट कंपनी के ज्यादा तेल आयात का बड़ा रीजन ही यही है, सस्ता तेल मिलना। अब जिस कंपनी को तेल रशिया से सस्ता मिल रहा है वो कंपनी खरीदेगी, ये बेसिक है, जो बात अमेरिका नहीं समझ पा रहा है। प्राइवेट कंपनी क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बनाकर अलग अलग देशों को भेजती है, एक्सपोर्ट करती है और उससे मुनाफा कमाती है, जबकि गवर्नमेंट कंपनी रशिया से तेल का ज्यादातर इस्तेमाल घरेलू आपूर्ति में करती है। गवर्नमेंट की कंपनी कीमत से ज्यादा सुरक्षा को महत्व देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी घरेलू बाजार के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो खुदरा बिक्री का लगभग 10% नियंत्रित करती है, उनका ध्यान प्रॉफिट पर होता है। वो घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट के बीच में अपनी बिक्री को बदलते रहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री को अगर उसकी बात की जाए तो सॉन्सेप्ट के साथ एक लंबे समय से सौदा का फायदा मिलता रहा है, और उसी सौदे से उन्हें ज्यादा छूट मिलती है। हर महीने एक निश्चित मात्रा में तेल खरीदने की प्रतिबद्धता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनीज के। नायरा एनर्जी भी
रोसनेफ्ट से जुड़ी हुई है, जो कि रशिया से कच्चे तेल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसका मतलब साफ है, इंडिया का ऑयल सेक्टर इस मामले में काफी बटा हुआ है और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स अलग अलग है। वहीं अगर गवर्नमेंट कंपनीज के प्रॉफिट की बात करें तो सस्ता तेल खरीदने का फायदा ऑयल कंपनी के मुनाफे पर दिखता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल रिफाइनरी है जो रशिया से क्रूड ऑयल लेती है। हालांकि जुलाई 2025 में कम छूट और अमेरिकी टैरिफ के दबाव के समय कुछ समय के लिए रशिया से यहां से ऑयल लेना बंद कर दिया गया था, पर बाद में ये छूट बढ़ी और सितंबर और अक्टूबर के लिए रशिया से तेल खरीद शुरू कर दी गई। अब बात करते हैं बीपीसीएल की, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये भी एक प्रमुख सरकारी कंपनी है जो रशिया से तेल लेती है। जुलाई से, अगर जुलाई मंथ की बात की जाए तो जुलाई में आयात कुछ हद तक घटा था, लेकिन अगस्त सितंबर में रशिया से छूट बढ़ने पर यह जो खरीदारी है वो एक बार फिर से शुरू हो गई थी। अब आप ये समझिए कि रशिया से तेल लेने पर कंपनियों को क्या फायदा होता है। अगर इंडियन ऑयल की बात की जाए तो इंडियन ऑयल में 2023 से लेकर 2024 तक 39,619 करोड़, ये आप जो आंकड़ा देख रहे हैं वो 2023 और 24 का है, और ये प्रॉफिट का आंकड़ा आप देख रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं साल 2022 और 23 में, जब 8,282 करोड़ का फायदा हुआ था, जो 381% ज्यादा है। अब बात भारत पेट्रोलियम की करेंगे। 2023-24 में 26,674 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 22-23 में यह आंकड़ा 1,870 करोड़ था, जो 1,326% ज्यादा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के भी आंकड़े सुन लीजिए। 23-24 में 14,694 करोड़ का फायदा हुआ था और 22-23 में 8,974 करोड़। अगर 2022-23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कुल मुनाफा जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा सुनिए 3,400 करोड़ का था। 2023-24 में इन तीनों सरकारी कंपनी का मुनाफा 25 गुना ज्यादा बढ़ गया। तीनों ने मिलकर 86,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। 2024-25 में इन कंपनियों का मुनाफा कम होकर 33,602 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन ये 2022-23 के मुनाफे से अपने आप में ज्यादा है। इंडिया और रशिया एक दूसरे के पूरक हैं। पुतिन भी इसी दोस्ती की बात करते हैं और भारत को किसी भी स्तर पर घाटा न हो, इसके लिए हर तरह से पीएम मोदी के साथ हैं। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है ऑयल की इंडिया और रशिया में, वो ये बनी हुई है। गवर्नमेंट कंपनीज का क्या हाल है, प्राइवेट कंपनीज का क्या हाल है, किसको कितना मुनाफा होता है, ये हमने आपको दिखाया। वर्ल्ड नाउ में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जापान की। जापान की सियासत में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद अब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी ने नए अध्यक्ष की जंग तेज कर दी है। 4 अक्टूबर को होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है, क्योंकि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वही जापान का नया प्रधानमंत्री बनेगा। 5 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, लेकिन असली टक्कर 2 दिग्गज नेताओं के बीच मानी जा रही है। क्योजो न्यूज के ताजा सर्वे में पूर्व इकोनॉमिस्ट, सिक्योरिटी मिनिस्टर साइना तकाइची 34.4% समर्थन के साथ सबसे आगे हैं। वहीं एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिंजोरो 29.3% वोट के साथ सेकेंड नंबर पर बने हुए हैं। अगर तकाइची ये चुनाव जीत जाती हैं तो हिस्ट्री रच जाएगी। वो जापान की पहली फीमेल पीएम बनेंगी, यानी कि एलडीपी का ये चुनाव केवल पार्टी लीडर का चयन नहीं करेगा, बल्कि जापान के भविष्य की दिशा तय करेगा। ऐसे में जापान की आयरन लेडी साने ताकेइची पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि कौन है ये आयरन लेडी। साने ताकेइची जापान की एक प्रमुख पॉलिटिकल लीडर हैं, जिन्हें जापान की आयरन लेडी कहा जाता है। वो जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी की नेता बनने के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार है। यानी वो चुनाव जीत जाती है तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। ताकेइची 60 साल की है, राजनीतिक रूप से रूढ़िवादी और कट्टर राष्ट्रवाद मानी जाती हैं। उन्होंने पिछले कई वर्षों में जापानी पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। वो शिंजो आबे और फूमियो किशिदा के कैबिनेट में भी रह चुकी हैं।
उनके समर्थकों के बीच आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। जापान में महिला नेताओं की संख्या कम होने की वजह से उनका एक महिला प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक घटना होगी। कौन है जापान की आयरन लेडी साने ताइकीची, इसके बारे में आपको बताते हैं। 1989 में टीवी असाही की एंकर रह चुकी हैं। ये जर्नलिज्म से इनका पुराना रिश्ता रहा है। 1990 के डेकेड में इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की थी, पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। साथ ही साथ ताइकीची रूढ़िवादी और कट्टर राष्ट्रवादी हैं। अपने देश के प्रति इनका समर्पण है। और आपको बता दें, पूर्व पीएम शिंजो एबे की करीबी रह चुकी हैं, कैबिनेट में सर्व कर चुकी हैं, पॉलिटिक्स को बेहद करीबी से समझती हैं। एलडीपी में पहली बार 2021 में अपनी उम्मीदवारी की इन्होंने घोषणा की थी। और आपको यह भी बता दें कि 2024 में वो इस पद के लिए लड़ी भी थी, अपनी उम्मीदवारी के पद के लिए लड़ी थी। और 2024 एलडीपी लीडरशिप इलेक्शन में रनर अप रही थी। जीता तो कोई और था, लेकिन ये रनर अप रही थी। पॉलिटिक्स को बेहद करीब से समझती है। जापान की इकोनॉमिक्स पर इनकी अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ है, जर्नलिस्टिक क्वालिटीज है इनके अंदर। इन सब के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में जिस शांतिपूर्ण राह को अपनाया है, वहां से दोबारा सैन्य ताकत की ओर लौटना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं था। लेकिन एक नेता ऐसा भी था जिसने न सिर्फ जापान की अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने की कोशिश की, बल्कि देश की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का साहस दिखाया था। हम बात कर रहे हैं शिंजो एबे की। एक ऐसे नेता जिन्होंने 2 बार जापान की कमान संभाली थी और चीन के बढ़ते प्रभाव के सामने वो डट कर खड़े हुए थे। अब आपको बताते हैं कि कौन थे शिंजो एबे, जिनका असैसिनेशन हो गया था। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के सदस्य थे। और आपको ये भी बता दें कि इन्होंने जापान को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था। जापान पर इनकी सत्ता रही थी। इकोनॉमी के लिए अर्बनोमिक्स सिद्धांत इन्होंने अपनाया था। जापान की इकोनॉमी को अगर किसी ने शेप किया था तो वो शिंजो एबे थे। फोर्ब्स में साल 2018 में दुनिया का 30वां सबसे ताकतवर व्यक्ति माना गया था। फोर्ब्स की लिस्ट में भी इनका नाम शामिल हो चुका है 2018 की अगर बात की जाए। और 2006 से लेकर 7 तक ये जापान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि आपको ये भी उसके बाद भी रेस के बाद अपने हेल्थ रीजंस की वजह से उनको इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और आपको बता दें 2012 में वो फिर से वो जापान की सत्ता संभालते हैं, जापान की कमान संभालते हैं और जापान की पॉलिटिक्स को एक नई डायरेक्शन देते हैं। 2020 तक वो पीएम के पद पर बने रहे थे, 2020 तक बने रहे थे। और 2022 को चुनावी रैली के दौरान उनका असैसिनेशन हो गया था और उनको गोली मार दी गई थी। ये थे शिंजो एबे, जिन्होंने जापान को बदला था। एबे पहली बार साल 2006 में जापान के पीएम बने थे। इसी के साथ ही उनके नाम जापान के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर यानी जापान के युवा प्रधानमंत्री का खिताब भी जुड़ गया था। हालांकि उनका पहला कार्यकाल तो लंबा नहीं चल पाया था। अगले ही साल 2007 में एबे को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इसके बाद 2009 में उनकी कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई थी। 2012 में वो दोबारा पीएम बने थे, जब उनकी अगुवाई में कंजर्वेटिव पार्टी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने चुनाव के दौरान जापान के लोगों से इकोनॉमी को मजबूत बनाने और इन्फ्लेशन पर लगाम लगाने, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लागू संविधान की पाबंदियों को कम करने और पारंपरिक मूल्यों को बहाल करने का वादा किया था और वो पूरा कर दिखाया। चीन पर लगाम लगाने के लिए आज भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जिस स्क्वाड का गठन किया था, इसकी जड़ें सींचने में भी शिंजो एबे का बहुत अहम योगदान रहा है। चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच में शिंजो एबे न सिर्फ जापान की सुरक्षा नीति को बदल रहे थे, बल्कि इंडो पैसिफिक में एक नए शांति संतुलन की नींव रख रहे थे। इकोनॉमी को उभारने वाली नीति और अर्बन इकोनॉमिक्स और मजबूत विदेश नीति समेत कई मेजर अकम्प्लिशमेंट्स, कई उपलब्धियां उनके नाम हैं और उन्हीं उपलब्धियों के लिए उनको याद किया जाता है। जापान के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले शिंजो एबे की हत्या ने न सिर्फ देश को सदमे में डाल दिया था, बल्कि उसके बाद जापान में कई तरह की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल का सामना किया था। ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये एक चुनाव रैली को एड्रेस कर रहे थे और अचानक से उनका असैसिनेशन हो गया था। बहुत दुखद खबर थी, क्योंकि जापान में पीएम पद
जापान की सत्ता को संभाला था, जापान की इकोनॉमिक्स को रिवाइव किया था, जापान में टूरिज्म को बूस्ट किया था और एक चुनाव प्रचार के दौरान इनका असैसिनेशन हुआ था। इनके असैसिनेशन के बाद वहां के हालात बिल्कुल बदल गए थे। राजनीतिक, सामाजिक, हर तरफ उथल पुथल थी। लोगों को इन तमाम उथल पुथल का सामना करना पड़ा था। और आज हम बात करेंगे कि शिंजो एबे के बाद आखिर जापान को यह सब क्यों झेलना पड़ा है। शिंजो एबे एक ऐसे नाम जिसने जापान की पॉलिटिक्स में स्थिरता लाई थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई थी। उन्होंने आबेनॉमिक्स जैसे आर्थिक सुधारों से देश की इकोनॉमी को एक नया डायरेक्शन दिया था। कोशिश बहुत की थी, लेकिन जुलाई 2022 में उनकी हत्या ने सब कुछ जापान का बदल दिया। उनकी हत्या ने जापान में सुरक्षा तंत्र पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये वो देश था जहां बंदूकें मिलना मुश्किल है, फिर भी एक देसी हथियार से वहां गोली चलाई गई थी। आबे की हत्या के बाद प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो पर दबाव बढ़ा। उनकी पार्टी पर यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े होने का आरोप लगा और इस स्कैंडल ने सरकार की लोकप्रियता को गहरा झटका दिया। शिंजो एबे की एबेनॉमिक्स ने बेशक शेयर मार्केट को उठाया था, लेकिन उनकी नीति पर निर्भर जापान अचानक दिशा से ही भटक गया। कोरोना महामारी, यूक्रेन युद्ध ने जापान की इकोनॉमी को बहुत कमजोर किया। आबे के समय जापान ने अपनी सैन्य नीति में बहुत बड़े बदलाव किए थे, उसकी शुरुआत की थी। उनके जाने के बाद चाइना और नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे ने जापान को कई सुरक्षा नीति पर अपनाने को मजबूर किया। अब देश फिर से हथियार बंद होने की दिशा में है, जो उसके शांतिवादी संविधान के खिलाफ माना जाता है। शिंजो एबे ने उनके जाने के बाद जापान को सिर्फ एक नेता ही नहीं खोना पड़ा, बल्कि एक रणनीतिक सोच, एक स्थिर दिशा और एक भरोसेमंद नेतृत्व भी खोया है जापान। अब सवाल यह है कि क्या जापान फिर से उस राह पर लौट पाएगा जिस पर शिंजो एबे ने जापान को बनाया था। यह सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त यहाँ खड़ा होता है। जापान एक बहुत खूबसूरत देश है जहां आपको हर चीज देखने को मिलेगी। जापान का सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि जापान की खूबसूरती की बात करें तो यहाँ नेचुरल वंडर्स जैसे माउंट फूजी और चेरी ब्लॉसम से लेकर प्राचीन मंदिर और आधुनिक शहर फैले हुए हैं। यहाँ की कल्चरल ट्रेडिशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल देखने को मिलती है। ये जापान है। ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जापान की तस्वीरें हैं, जापान के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स की तस्वीरें हैं। माउंट फूजी बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। इन सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं, वो आपको बताते हैं। वो देखिए और समझिए। जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दर्शाती है जापान की पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। चेरी ब्लॉसम है, माउंट फूजी है, बम्बू फॉरेस्ट है, गोल्डन पवेलियन है, डिज्नीलैंड जो कि टोक्यो में है वो भी है। ये एक एक करके आपको बता रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जापान के। बम्बू फॉरेस्ट अपने आप में, जापान में 70% फॉरेस्ट है। जापान का फॉरेस्ट अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है। गोल्डन पवेलियन भी जापान का बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। डिज्नीलैंड टोक्यो में दूर दराज से लोग इस डिज्नीलैंड को देखने के लिए आते हैं। और आपको बता दें, हाइमजी कैसल भी जापान का बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। टोक्यो टावर दूर दराज से लोग देखने के लिए आते हैं। जापान की टूरिज्म अचानक से रिवाइव की थी। अचानक से लोग जापान टोक्यो जाना चाहते थे क्योंकि वहां की स्ट्रीट, वहां की खूबसूरती अपने आप में बेमिसाल है। ये जापान है। जापान की सुशी वर्ल्ड वाइड फेमस है। एक नई पहचान सुशी को जापान ने दिलाई है। और ये तमाम टेम्पल्स हैं जो वहां पर काफी फेमस हैं, जो हॉटस्पॉट टूरिज्म के बने रहे हैं। और इन तमाम जगहों को देखने के लिए लोग जो है वो जाते हैं। हिरोशिमा के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं। इस शहर में ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान परमाणु बम गिराए गए थे। यहाँ आपको वो ऐतिहासिक जगह देखने को मिल जाएगी जिसे अब एक पीस मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये शहर अपने मॉडर्न कल्चर को लेकर काफी मशहूर है। यहाँ आप एटॉमिक बॉम्ब डोम, हिरोशिमा पीस मेमोरियल, म्यूजियम और कई गार्डन जैसी खूबसूरत प्लेसेस देख सकते हैं। अब जापान की इकोनॉमी की बात करते हैं। जापान की इकोनॉमी क्या कहती है? जापान विश्व की पहले जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज की तारीख में जापान 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान की जीडीपी $4.186 ट्रिलियन की है इसकी जीडीपी, और कई सेक्टर्स का इसकी जीडीपी में योगदान रहा है। सोनी, टोयोटा, ये तमाम हिटाची, ये जो कंपनीज हैं
ये सब जापानीज कंपनी है। जो आपके घर में सोनी की टीवी लगी है वो जापान की ही है। अगर आप टोयोटा की गाड़ी चलाते हैं दैट इज ऑल्सो फ्रॉम जापान। ऑटोमोबाइल बहुत बड़ा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रोबोटिक्स, हाई टेक प्रोडक्ट, ये सब जापान से आते हैं। इन सब का बहुत योगदान है जापान की इकोनॉमी में। दुनिया के प्रमुख निर्यातकों में से एक जापान है। जापान का फूड, जापान का कल्चर, जापान की ऑटोमोबाइल डिफरेंट। चाइना, अमेरिका और यूरोपियन देशों की अगर बात की जाए तो उनसे भी बहुत जापान की तुलना की जाती है। ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी जो है वो जापान की है। जापान की इकोनॉमिक पॉलिसी आमतौर पर एक्सपोर्ट लीड यानी कि निर्यात आधारित रहती है। यानी जापान बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है और इसी पर निर्भर करता है। ये ग्लोबल मार्केट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जापान फेमस है। जापान की सोशल पॉलिसी की बात करें तो इसका उद्देश्य वहां के लोगों की सिक्योरिटी है, हेल्थ है और डेवलपमेंट सुनिश्चित करना है। ये जापान की सोच है। अब आपको बताते हैं कि जापान की सोशल पॉलिसी क्या कहती है। पॉपुलेशन और ओल्ड एजुकेशन की अगर बात की जाए, ओल्ड एज की अगर बात की जाए तो जापान की जनसंख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और यहाँ पर एक बड़ी ओल्ड एज की समस्या है जिससे कि सोशल सिक्योरिटी और लेबर फोर्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जापान की फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट बहुत बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है और फर्टिलिटी रेट को सुधारने के लिए जापान में विमेंस के लिए बहुत अच्छी वर्क पॉलिसीज हैं। बात अगर हेल्थ एंड एजुकेशन की जाए तो जापान का हेल्थ सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। एजुकेशन सिस्टम भी हाई क्वालिटी का है। यहाँ के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज ग्लोबल लेवल की रैंकिंग में आते हैं। अगर उनके सांस्कृतिक विरासत की बात की जाए तो जापान अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए काफी प्रतिबद्ध है। पारंपरिक कला रूप जैसे नाटक, संगीत और साहित्य में जापान के कई अहम दुनिया भर में योगदान रहे हैं। ये है जापान। जापानीज फूड की अगर बात की जाए, सुशी की बात की जाए तो सुशी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है क्योंकि ये अपने अनूठे स्वाद, ताजे समुद्री भोजन और सिरके वाले चावल और सीवीड के लिए जानी जाती है। समुद्री शैवाल के संयोजक के कारण सुशी लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है। ये एक प्रकार का culinary स्किल यानी कि कला है जिसे जापान में कई डेकेड्स के प्रशिक्षण के बाद माहिर शेफ्स द्वारा तैयार किया जाता है। आज सुशी जापान की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है और दुनिया भर में लोकप्रिय है। आप भारत में भी सुशी खा सकते हैं। ये सुशी की बात है। जापान की फेमस डिश के बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं कि जापान की फेमस डिश सुशी क्या होती है, रेमन होती है। ये तमाम जो अलग अलग जापान की डिशेस हैं वो आप देख रहे हैं। ये सुशी है। इंडिया में भी कई अच्छे कैफेज और रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगी। रेमन जो आप खाते हैं वो भी जापानीज डिश है। फूड में भी जापान बहुत आगे है। रेमन के साथ साथ आपको बता दें ओकोनोमियाकी ये जापान की अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव डिश भी मानी जाती है जिसको जापान के शेफ्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर्व करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जापान में टेम्पुरा है जिसको सर्व किया जाता है, जिसको लोग बहुत चाव के साथ जापानीज कल्चर जो है उसको एंजॉय करता है और ये जापानीज डिशेस जो हैं ये वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। याकीटोरी भी है जो जापान में सर्व की जाती है। जापान के साथ साथ जितने भी टूरिस्ट जो है जो जापान जाते हैं वो ये तमाम डिशेस हैं वो खाते हैं। तो एक बात तो साफ है कि जापान की सुशी जो है, रेमन जो है वो अलग अलग जगहों पर फेमस है। रेमन एक नूडल होता है और एक तरह की बहुत टेस्टी डिश होती है जिसके बारे में हमने आपको बताया। दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स जापान में आते हैं और हर साल, क्योंकि जापान ऐसा लोकेटेड है कि वहां हर साल 1500 से लेकर 2000 तक अर्थक्वेक आते हैं। फिर भी लोग वहां डरते नहीं हैं। जापान को दुनिया का अर्थक्वेक प्रोन कंट्री यानी कि भूकंप संवेदनशील देश भी कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि जापान में कब भूकंप आए हैं। इस ग्राफ्स को देखिएगा और समझिएगा। रिसेंट के अगर आंकड़े आपको बता दें तो 2011 की बात की जाए तो ये जो मैग्नीट्यूड था रिक्टर स्केल पर इस भूकंप में, तो हाकू भूकंप में ये 9.0 था।
ऐसा भूकंप आया था और ये लाजमी है, जब इस लेवल का भूकंप आता है तो सुनामी होती है और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। 95 की बात की जाए तो कोबे भूकंप आया था जिसका मैग्नीट्यूड वो भी बहुत ज्यादा था, 6.9 मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पर भूकंप आया था। 95 की अगर बात की जाए, 2018 की बात की जाए तो बोबे भूकंप आया था जिसका मैग्नीट्यूड 6.1 था। जापान की लोकेशन ऐसी है कि वो बहुत हाई रिस्क एरिया है फॉर अर्थक्वेक एंड सुनामी। 1923 की बात की जाए तो जापान के महान कांतो में भूकंप आया था। कई सारे जाने जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोग वापस होते हैं, लोग एक्टिव होते हैं और उनकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि जापान अर्थक्वेक का सेंटर कई बार रहा है। वो इस जगह लोकेटेड है, अगर उसके ज्योग्राफी की बात की जाए, मैप की बात की जाए तो जापान ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां पर अर्थक्वेक अमूमन आते रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जापान इकोनॉमी में आज दुनिया में 5वें नंबर पर है। ये है जापान की खूबसूरती जो हमने आपको बताई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ऐसी तस्वीर जापान से कई बार अर्थक्वेक्स पे देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं हमें बताती है, मौसम विज्ञानों की अगर बात की जाए तो हमें बताती है कि वहां पर अमूमन ऐसे ही अर्थक्वेक आते रहते हैं। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने एक अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। यह सिस्टम भूकंप के शुरुआती झटकों को डिटेक्ट करता है और सेकेंड्स में अलर्ट करता है। यह अलर्ट टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन और सायरन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोगों को कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं। ट्रेन, लिफ्ट, इंडस्ट्री में जो मशीनें लगी हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। ये वहां का सिस्टम है, ये वहां पर ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है जो भूकंप आते ही बता देता है कि भूकंप आने वाला है। जापान में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी काफी सख्त नियम है। इमारतें बनने में जिन मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो भूकंप के झटकों को झेल लेती है। जो पुरानी इमारतें हैं वो भूकंप रोधी बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग की जाती है। सड़कें, पुल, रेलवे सिस्टम को एंटी अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, यानी कि वहां पर अधिकांश आधुनिक इमारतें 7 से 8 तीव्रता के भूकंप में भी सुरक्षित मानी जाती हैं, क्योंकि वहां का अब कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है। साल 2011 में टोक्यो की अगर बात की जाए तो टोक्यो की गगनचुंबी इमारतें बड़े झटकों के बावजूद वहां बची रही थी। स्कूल, ऑफिस, कम्युनिटी सेंटर भूकंप और सुनामी से बचाव के लिए नियमित ड्रिल आयोजन करते हैं। हर साल 1 सितंबर को आपदा रोकथाम दिवस पर देशव्यापी जापान में अभ्यास किया जाता है। जापान में भूकंप और सुनामी के रिसर्च और स्टडी में काफी इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है। वहां के साइंटिस्ट लगातार भूकंप के पैटर्न और टेक्निक को समझने की स्टडी करते रहते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सुनामी और भूकंप के प्रभावों पर लगातार नजर रखी जाती है, जिससे रेस्क्यू प्लान बनाया जाता है। जापान की टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों को सी लेवल की निगरानी के लिए जीपीएस और सैटेलाइट टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ये जापान की टेक्नोलॉजी है। तो ये आपने देखा कि जापान के क्या हालात है, जापान में किस तरह से व्यवस्थाएं की जाती है, जापान कहां लोकेटेड है, और इन सब के बावजूद क्या जापान में अगर चुनाव होते हैं, क्या जापान को पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर मिलेगी? फ्रांस के लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि पेरिस का मशहूर आईफिल टावर भी बंद करना पड़ा है। फ्रांस के बजट में भारी कटौती की योजना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने शहरों में मार्च निकाला है। ये तस्वीरें आपको फ्रांस की दिखा रहे हैं। 200 से ज्यादा शहरों और कस्बों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें फ्रांस की देखिए, पेरिस की देखिए, आईफिल टावर बंद करना पड़ा है। ये प्रदर्शनकारी है जो स्पेंडिंग कट को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको फ्रांस की दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार के खर्च में कटौती और अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं। पेरिस में हजारों मजदूर, रिटायर्ड नागरिक और छात्रों ने प्रदर्शन में भाग लिया है। प्रदर्शनकारियों ने प्लेस डी इटाली से मार्च की शुरुआत की। प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक एवरीथिंग, यानी सब कुछ रोक दो, इसका नारा लगाए जा रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर आईफिल टावर को बंद किया है।
देखिए, आप देखिए, आईफिल टावर शटडाउन लिखा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ड्यू टू अ स्ट्राइक द आईफिल टावर इज क्लोज एंड वी अपोलोजाइज। ऐसा बहुत कम होता है जब आईफिल टावर को बंद किया जाता है, क्योंकि प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हो चुका है कि इस मशहूर आईफिल टावर को भी सिटी ऑफ लव में बंद किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री को उस बजट योजना की छोड़ दें जिसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं पर रोक और सरकारी खर्चों में भारी कटौती का प्रस्ताव शामिल था। उनका यह तर्क है कि ऐसे कदम आम जनता और खासकर जो लोग कम पैसा कमाते हैं, मिडिल क्लास लोग या जिनकी आय कम है, उनकी इकोनॉमिक्स को खराब कर देता है, उनको और गरीब बना देगा। और इसी वजह से वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। वहां मांग की जा रही है कि आप वहां के अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाइए। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो ने हाल ही में पद ग्रहण किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक न तो अपना पूरा मंत्रिमंडल घोषित किया है, न ही बजट का विस्तृत खाका पेश किया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार गठन की प्रक्रिया आने वाले दिनों में पूरी होगी। साल के अंत तक संसद में बजट पर बहस होगी। फिलहाल इन प्रदर्शन ने लोकार्नो की नई सरकार पर बहुत बड़ा दबाव बनाया है, क्योंकि जनता और यूनियन खर्चे में कटौती को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि फ्रांस में लोगों का गुस्सा आखिर क्यों है, सरकार की किन चीजों में कटौती देखने को मिल रही है। सरकार ने अपने खर्चों को कम करने का फैसला किया है। विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझिए। जिससे सरकारी सेवा और योजनाओं के लिए कम पैसा खर्च होगा, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं इस बजट के तहत उस पर कम पैसे खर्च होंगे, जिसका सीधा असर वहां की जनता, वहां की आम जनता को पड़ेगा। सामाजिक कल्याण की योजनाओं में, जैसा कि मैंने बताया, साफ तौर पर कमी दर्ज की जाएगी। जितनी भी समाज कल्याण की योजनाएं होती है, जब बजट में ही उन योजनाओं पर पैसा कम लगाया जाएगा तो उन योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा जो समाज के आर्थिक कमजोर वर्ग को जिसके बेनिफिट्स मिलते हैं। पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब कुछ कम हो सकता है। और ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर वहां के लोग जो है वो टिके रहते हैं। गरीब मिडिल क्लास के लोगों पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप वहां के रिच एंड एलीट्स पर टैक्स लगाइए। स्कूल कॉलेज को जो पैसा मिलता है, जो एलोकेशन किया जाता है एजुकेशन पर, उसको भी कम किया जाएगा, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी साफ तौर पर प्रभावित होगी। शिक्षक संसाधनों पर भी इसका असर पड़ेगा। शिक्षक जो है बाहर जाएंगे, बाहर नौकरी ढूंढेंगे, क्योंकि उनको जो है वो पैसा कम मिलेगा। हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के सेंटर्स का भी बजट कम होगा, जिसका विरोध किया जा रहा है कि ये जो सारी सामाजिक चीजें हैं, इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर जो है वो पड़ सकता है, और वो जो सेवाएं हैं वो महंगी हो सकती हैं। और कुछ ट्रेनों और नाइट ट्रेन पर भी जो सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है वो कम हो सकती है। और इन सभी चीजों का वहां की सड़कों पर आम जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि वहां के रिच पर आप टैक्स लगाइए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से वहां की जो सेवाएं हैं उस पर असर पड़ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी सब्सिडी जो है वो कम हो सकती है। कई जगहों पर कटौती होने के बावजूद सैन्य खर्च बढ़ाया गया है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि कटौती से आम जनता पर असर पड़ेगा, जिससे लोग परेशान होंगे। फ्रांस के कुल बजट की बात की जाए तो 2025 में ये लगभग 844 अरब यूरोस थी। सरकार ने 2025 के बजट में फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए लगभग 65.7 बिलियन डॉलर के खर्च में कटौती की थी, और इसी कटौती से कर वृद्धि की योजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था सार्वजनिक घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के करीब 5.4 तक कम करना था। अब फ्रांस पर डेट कितना है इसको समझिएगा। 2025 में जो आंकड़ा है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंचा, जो कि देश की जीडीपी का लगभग 115.6% है। 2024 में ये $3.44 ट्रिलियन था। फ्रांस का डेट यूरोप में तीसरा सबसे ज्यादा डेट माना जाता है, और सरकार को इस भारी डेट पर ब्याज भुगतान के लिए 53 से 55 बिलियन यूरोस खर्च करने होंगे, जो उस देश के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। और इस डेट के चलते
फ्रांस को अपनी सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपने खर्च में कटौती और वृद्धि जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं और तभी फ्रांस में यह भारी भरकम प्रोटेस्ट हो रहा है। इस भारी कर्ज ने देश के राजनीतिक और आर्थिक माहौल को प्रभावित किया है, जिसके विरोध और प्रदर्शन में आर्थिक दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है।